मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं भूगोल का नेक्स्ट अध्याय 12वीं कक्षा का भूगोल का नेक्स्ट अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके 2022 एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो आज का अध्याय जो है वो है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो परिवहन एवं संचार जो है बच्चों, आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का ये एक अध्याय है। इसी अध्याय को हम लोग फिर भारत का जो दूसरा आपका पुस्तक है जो 12वीं कक्षा में चलता है, उसमें भी हम लोग इसमें भारत के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, परिवहन एवं संचार। तो आज जो हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे वो विश्व के परिवहन एवं संचार के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विश्व के परिवहन संचार के विषय में पढ़ेंगे। इसे हमने 2 पार्ट में बांटा है क्योंकि इस अध्याय से दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मैंने प्रयास किया है कि इसे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो ये अध्याय मैं शुरू कर रहा हूँ, परिवहन एवं संचार। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में कि परिवहन एवं संचार को डाला गया था तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग अध्ययन किए थे, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। परिवहन को समझ लो एक बार बच्चों कि परिवहन और ट्रांसपोर्ट हम लोग आम जीवन में एकदम बिल्कुल प्रवेश कर जाते हैं। जो हम लोग डेली जीवन जी रहे हैं, प्रतिदिन जो जी रहे हैं, कभी साइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, कभी बस से, कभी ट्रेन से, कभी छोटी गाड़ी, कभी मतलब कि प्लेन से। जैसे लोगों को सुविधा मिल रही है, जिस तरह की सुविधा मिल रही है, जितनी दूरी जा रहे हैं, उसी के अनुसार हम लोग परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कभी बस से, और साथ साथ परिवहन तो हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि माल जो सामान होता है उसकी ढुलाई भी हम परिवहन से करते हैं, जैसे ट्रक के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, और पानी वाले जहाज शिप के माध्यम से भी हम लोग किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका परिवहन एवं संचार है। संचार में हम लोग देखते हैं कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, वो एक संचार, कम्युनिकेशन है। ठीक है, आसपास बैठे हुए हम लोग हैं, अड़ोस पड़ोस में अगल बगल बैठे हुए, तो आराम से पहुंच जाती है हमारी बातें। लेकिन अब कोई 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 500 मीटर भी दूर है, तो उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन, किसी ना किसी तरह का टेक्नोलॉजी का उपयोग आज वर्तमान युग में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब मानव के पास ये फ़ोन, टेलीफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब नहीं था, या टीवी नहीं था, तो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे? वो अपनी बात पहुंचाते थे पक्षियों के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से। जैसे कबूतर को ट्रेंड किया जाता था, कबूतर के गले में मैसेज बांधकर उसे उड़ा दिया जाता, तो वो कबूतर भी उसी आदमी को जाकर वो मैसेज देता था जहाँ तक उसको मैसेज पहुँचाना है। ठीक है, उसके बाद घोड़े का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, आदमी का भी उपयोग किया गया एक स्थान से दूसरे स्थान मैसेज पहुंचाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग रामायण में देखे थे, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया, तो वो क्या था? एक मैसेज था कि ये घोड़ा जो पकड़ लेगा उससे राजा को लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैसेज था, वो भी एक मैसेज था। उसके बाद मैसेज का एक तरीका बदला आधुनिक युग में, और पत्राचार शुरू हो गया। ठीक है, डाकघर का निर्माण हुआ, पत्र के माध्यम से हम लोग अपनी चिट्ठी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने लगे, तो पत्राचार के माध्यम से ये काम होने लगा। उसके बाद पत्राचार के बाद टेलीफोन ने एक बहुत बड़ा स्थान अपना ले लिया। टेलीफोन जो था वो तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जुड़ा हुआ रहता था, और टेलीफोन जो था, टेलीफोन पे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, दूर दूर तक के स्थान पे हम लोग बात कर लेते थे।
उसके बाद जो है संचार में एक बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन आया जब उपग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, उपग्रह सैटेलाइट, ठीक है, कृत्रिम नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट उपग्रह जब पृथ्वी के चारों तरफ भेजा गया तो उसके जरिए हम लोग जो है टीवी, मोबाइल और लैपटॉप जैसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन, महत्वपूर्ण डिवाइस, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम लोग आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो हम आप लोगों को बता रहे हैं YouTube पे अपलोड होगा और ये YouTube के जरिए आप लोग क्लास सुन लेंगे या देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक संचार का एक माध्यम है, इसे हम लोग विस्तार पूर्वक क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन को। ठीक है, परिवहन में हम लोग स्थल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल मार्ग परिवहन। आज की कक्षा में हम लोग इतना ही जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कक्षा में हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही परिवहन की बात करते हैं हम लोग बच्चों, तो परिवहन से जुड़ा हुआ एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने की आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है। और वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा इस तरह से, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली के विभिन्न विधाएं एक दूसरे की संपूरक होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस कथन को स्पष्ट करना है। विधाएं मीन्स हो गया साधन। ठीक है, कहीं विधाएं लिखा जाएगा, कहीं साधन लिखा जाएगा। देखो बोर्ड जो होता है ना, कोई भी परीक्षा, बोर्ड हो या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो में जाओ, तो वहां पर शब्दों के जाल में आपको फंसाया जाएगा। ठीक है, तो इन शब्दों के जाल से आप बचने के लिए आपको शब्द को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस शब्द के जाल में आप ना फंसे। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे कि परिवहन साधन जो है, परिवहन का प्रणाली जो है विभिन्न विधाओं को एक दूसरे से कैसे संपूरक है, जैसे कि सड़क, रेल, जल परिवहन, जल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, परिवहन, तो ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं उसको हम लोगों को इस प्रश्न में बताना है। प्रश्न को पहले, हाँ, एग्जाम में एक काम और करना कि प्रश्न को देखो, पढ़ो और उसको समझ लो कि प्रश्न कहता क्या है। जब प्रश्न को आप समझ लोगे तो आपको जो है उसका एग्जाम, उसका उत्तर लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो साधन है ट्रांसपोर्टेशन के, परिवहन के, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के संपूरक कैसे हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग को लिखना है। तो यहाँ से हम लोग आंसर लिखेंगे। जो देखो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है, 2 पेज में दिया हुआ, इसे आप देख लेना। और एक तरीका हमने दे दिया कि प्रश्न ऐसे लिखना चाहिए, इसका उत्तर। ठीक है, इस तरह लिखोगे आप, इससे बेहतर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। परिवहन उस सेवा सुविधा को कहा जाता है, यहीं से शुरू करते हैं कि परिवहन उस सेवा या सुविधा को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कि जो अनेक बहुत सारे स्थान हैं, वहाँ पर बहुत सारे परिवहन के साधन, जैसे कि सड़क बहुत सारा, या जल परिवहन, या फिर रेलवे, वहाँ पर एक स्थान पे बहुत सारा परिवहन जुड़ने लगता है, तो उससे जुड़ने वाले उस जगह को कहते हैं परिवहन जाल। वो क्या हुआ, परिवहन जाल की तरह वहाँ पर फैल गया है। बहुत सारे परिवहन की सुविधा होती है, खासकर बड़े शहरों में। बड़े शहरों से छोटे शहरें जो है तो ये कनेक्ट होती है। क्या हुआ, तो वहाँ पर देखोगे एक बहुत बड़ा जाल सा फैल जाता है परिवहन का। उसके बाद लिखेंगे कि परिवहन की विधाएं या साधन जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये होते हैं स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, जो परिवहन के एक साधन कितने होते हैं, विधाएं कितने होते हैं, 4 होते हैं, स्थल, जल, वायु, पाइपलाइन। देखो ये पिक्चर हमने इसलिए दे दिया है कि इसे आप अपने दिमाग में सेट कर लो। इसको सेट कर लोगे तो प्रश्न लिखना आसान होगा। किसी भी चीज को हम लोग पिक्चर, वीडियो के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल परिवहन, स्थल परिवहन में हम लोग देख रहे हैं कि बाय रोड, सड़क पर गाड़ियां चल रही है, ट्रक से हम लोग, या बस से हम लोग, या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, उसी तरह जल परिवहन में जो शिप होता है, पानी का जहाज होता है, उससे हम लोग यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, या फिर सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान ढोते हैं।
वायु परिवहन से हम लोग खासकर वैसे स्थानों में परिवहन करते हैं जो कि काफी दूर होता है, यानी एक देश से दूसरे देश, या फिर सुदूर क्षेत्र होते हैं, मतलब कि वैसे स्थान जहां पर हम लोग बाय रोड बाय ट्रेन पहुंचने में हमें बहुत कष्ट होता है, कठिनाई होती है, तो वैसे स्थान में हम लोग वायु एरोप्लेन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है। या फिर समुद्री मार्ग को पार करते हुए रेल प्लेन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। पाइपलाइन परिवहन, देखो पाइपलाइन परिवहन का ये पिक्चर है, पूरा पाइप बिछा होता है। आप भी अपने अक्सर जीवन में घर आसपास में देखे होंगे कि पाइप का बहुत सारा पाइप जाल की तरह बिछा हुआ है। उस पाइप से जनरली आप लोग देखते होंगे कि पानी का सप्लाई हो रहा है, लेकिन पाइपलाइन से सिर्फ पानी ही नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ और तरल गैस का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका सप्लाई होता है, यानी कि परिवहन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे, इसमें इस प्रश्न में कि किसी भी सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली के लिए जो उपयुक्त चारों परिवहन हैं, चारों सुविधाएं हैं, वो जो है एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कैसे? अब जैसे कि ट्रेन जो होता है ट्रेन तो आपको आपके घर तक आएगा नहीं, वो ट्रेन जो होता है आपके सड़क तक ही रहेगा। ट्रेन जो होता है एक स्थान तक ही रहेगा, और ट्रेन से जो सड़क है वो आपके घर तक आएगा, तो एक दूसरे के पूरक हो गए। ट्रेन एक स्थान पे, एक अपने स्टेशन पे आया, उस स्टेशन से अपने घर तक आने के लिए हम लोगों को बाय रोड से आना पड़ा। या फिर एयरपोर्ट पे हम लोग प्लेन से उतर गए, एरोप्लेन से एयरपोर्ट पे उतर गए, वहां से हमें अपने घर आने के लिए प्लेन बाय रोड आना पड़ेगा अपने घर तक, ठीक है। कभी कभी होता है कि प्लेन से तो उतर गए, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग अमेरिका से आ रहे हैं, तो अमेरिका विदेश पूरे दूसरे देश से आने वाली अधिकांश एरोप्लेन जो होती है दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में उतरती है। अब दिल्ली से हम लोगों को उतर के बाय बस तो नहीं आएंगे, हम लोग बाय ट्रेन आएंगे, या फिर प्लेन से भी आ सकते हैं। तो प्रयास क्या करते हैं, अब वहां पर ट्रेन से हम लोग आ गए अपने शहर में, अब उस शहर से में आने के बाद बाय रोड अपने घर आए, तो क्या हुआ, एक दूसरे के संपूरक हैं। अगर जो रोड नहीं होता तो हम प्लेन से कहाँ तक जा पाते, अपने घर तक तो आते नहीं, प्लेन से एयरपोर्ट आते फिर पैदल आना पड़ता। ट्रेन होता तो फिर स्टेशन से हमें पैदल आना पड़ता, अगर जो सड़क नहीं होता तो ये एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। तो यही लिखना है आपको। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक दूरी को तय करने के लिए, ठीक है, जल यातायात एवं वायु यातायात का हम लोग उपयोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर। इस लाइन को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक दूरी जाने में, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक दूरी जाने के लिए और भारी सामान ढोने के लिए और सामान टिकाऊ होना चाहिए, तब हम लोग जल परिवहन का उपयोग करते हैं, ठीक है। जल परिवहन का उपयोग करते हैं क्योंकि जल परिवहन आपको सस्ता पड़ता है। वायु परिवहन से यानी एरोप्लेन से जल परिवहन ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर जो यहाँ सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में भी कि कौन सा परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है, तो वहाँ आपको जल परिवहन लिखना होगा, ठीक है। रेलवे हो, सड़क हो, सबसे सस्ता आपको जल परिवहन पड़ता है। उसके बाद जो है अधिक मूल्य और शीघ्र खराब होने वाले वस्तुओं को हम लोग अधिक दूरी तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तय करने के लिए हम लोग वायु परिवहन का उपयोग करते हैं, एरोप्लेन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को लिखेंगे। उसके बाद पाइपलाइन से हमने बताया कि जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इत्यादि द्रव्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। उसके बाद किसी देश के भीतर भारी लंबे, अब जैसे कि देश के अंदर हम लोग आ गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो है शिप, वो क्या करेगा, वो तो जैसे कि अब समुद्र में आया कोई जहाज, समुद्री जहाज, वो एक पोर्ट पे जाके उतार दिया। अब वहां से वो भारी सामान हमें उठाकर अपने शहर लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेलवे का उपयोग करेंगे वहां पर, ठीक है। वहां पर फिर रेलवे का उपयोग होता है। लंबी दूरी भारी सामान को हम लोग रेलवे से लाते हैं। उसके बाद अपने घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग फिर सड़क का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के सब जो है एक दूसरे के संपूरक हो गए,
है ना। उसके बाद अब किसी भी प्रश्न का जब उत्तर आप लिख रहे हो तो निष्कर्ष अंत में जरूर लिखना बच्चों। तो वो निष्कर्ष जो होता है आपके सवाल को 100% पूरा करता है और जब उसका आपको जो है अंक भी अधिक से अधिक प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष में लिखें कि वस्तुतः उपयुक्त परिवहन साधनों की सार्थकता परिवहन की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के प्रकार, परिवहन लागत, उपलब्ध परिवहन साधन पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे साथ ही एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में परिवहन प्रणाली की समस्त साधनों का विकसित होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि उपयुक्त सभी परिवहन साधन एक दूसरे के संपूरक माने जाते हैं। ठीक है। उसके साधन के अनुसार, वस्तु के उपयोग के अनुसार, यात्रा के समय के अनुसार, दूरी के अनुसार हम लोग हर परिवहन का उपयोग करते हैं। उसी चीज को हमने निष्कर्ष में लिखा है। और एक दूसरे के संपूरक होते हैं, उसी चीज को हमने निष्कर्ष में लिखा है। तो क्या हुआ, ये प्रश्न आपका शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा हो गया। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको आ सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे हो सकते हैं कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है। ठीक है। तो स्थलाकृति हम लोग अभी देखेंगे कि सड़क परिवहन, कोई भी परिवहन हो, सड़क हो, जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, वो प्राकृतिक के अनुसार, उच्चावच के अनुसार वो साधन हम लोग उपयोग करते हैं। तो सड़क परिवहन में हम लोग सबसे ज़्यादा मैदानी भागों में, स्थलाकृति मैदानी भागों में सड़क परिवहन बनता है बनिस्पत दूसरे परिवहन क्षेत्रों के, प्राकृतिक क्षेत्रों के। जैसे कि अगर जो आप रेगिस्तान में सड़क बनाओगे तो वहाँ पे बालू का अधिक होना वो सड़क को भुरभुरा तोड़ देगा तुरंत। या बाढ़ के क्षेत्रों में अगर जो हम बनाते हैं सड़क को, तो बाढ़ क्या करेगा, सड़क को बहा देगा। तो सबसे बढ़िया होता है मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर कि सड़क टिकाऊ होते हैं, लेकिन ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। वो भी क्या होता है ना, टूटता है। मैदानी क्षेत्रों में भी मिट्टी नीचे धंसता है या ऊपर उठता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इसका जवाब होगा मैदान। ठीक है। विश्व के, दूसरा प्रश्न है, विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये याद रखना, यूएसए, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ सकता है, वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप लिखा जा सकता है, या यूएसए। तीनों में कोई रहेगा तो आप उसको सही करोगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो अभी हमने बताया कि जल परिवहन सबसे सस्ता है। ठीक है। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा जल परिवहन। अब आ जाइए स्थल परिवहन। स्थल परिवहन हमने बताया कि बारी बारी से हम लोग सब पढ़ेंगे। स्थल परिवहन, जल परिवहन, उसके बाद वायु परिवहन, सभी को, और पाइपलाइन परिवहन। तो सबसे पहला है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन को हमने दो भागों में विभाजित किया, सड़क परिवहन और रेल मार्ग परिवहन। स्थल में तो यही दो चीज चलते हैं ज़्यादातर, एक है सड़क परिवहन, फिर रेल मार्ग परिवहन। स्थल परिवहन में, सड़क परिवहन में हम लोग देखते हैं कि सड़कें बनाई जाती हैं, मैदानी, पठारी सभी जगह बनाई जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक अगर जो सड़क की बात करेंगे तो मैदानी भागों में बनती है। उसके बाद रेल मार्ग भी जो है सभी क्षेत्रों में बनाया जाता है। ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन प्राचीन काल, जब से मानव इस धरती पर जन्म लिया है, मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ है, मानव का एक नेचर, प्रकृति रहा है कि वो एक स्थान बैठ नहीं सकता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते रहता है, या तो भोजन के लिए, ठीक है, या फिर ऐसे घूमने के दृष्टिकोण से। तो मानव दोनों दृष्टिकोण से भ्रमण करते रहता है। ज़्यादातर प्राचीन काल में जो है मानव भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते, भ्रमण करते रहता था। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि मानव जो है भ्रमण, घूम घूम कर जीव जंतुओं का शिकार कर रहा है, और जीव जंतुओं को अपने कंधे पर उठाकर, ठीक है, उस समय साधन, परिवहन का साधन मानव खुद हुआ करता था, तो कंधे पर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है मानव दूसरे फेज में जीव जंतुओं को पालने लगा। जब जीव जंतुओं को पालने लगा, घोड़ा, गधा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का पालन शुरू हुआ। तो पालन शुरू होने से क्या हुआ, उनसे सामान का ढोना या यात्रा करना उनसे जीव जंतुओं पर
प्रारंभ कर दिया। यात्रा करने का एक दूसरा तरीका था कि मानव ही मानव को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने लगा। ये सब प्राचीन काल में, जबकि किसी तरह का कोई वाहन का प्रयोग या आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद जो है चक्का का आविष्कार मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। चक्का के आविष्कार से बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे जीव, जो पशु जिस गाड़ी को खींचते थे उस तरह के गाड़ी का आविष्कार शुरू हो गया चक्का के आविष्कार से। ठीक है, जैसे कि देख रहे हो बैलगाड़ी। उसके 18वीं शताब्दी ने तो जैसे कि पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया जब इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, भाप इंजन का जब आविष्कार हुआ तो वहां पे पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया। फिर मोटर गाड़ी का आविष्कार हो गया। भाप इंजन के आविष्कार के बाद से मोटर गाड़ी का आविष्कार हो गया। तो इस तरह से हम इस चीज को देख रहे हैं कि सड़क परिवहन में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ है मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर आज के वर्तमान युग में। आज तो हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक युग में एरोप्लेन, बुलेट ट्रेन जैसी बहुत तेजगामी परिवहन सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध हैं। ठीक है, दो शब्द एक आते हैं आपके इस चैप्टर में, दो शब्द हैं, राजमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। राजमार्ग किसे कहते हैं इसको आप समझ लो। राजमार्ग में जो होता है कि किसी देश के अंदर एक भाग से दूसरे भाग को जब जोड़ा जाता है बाय रोड, सड़क के माध्यम से, तो उसे राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, सड़क के माध्यम से एक शहर, एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने वाले मार्ग को, सड़क को राजमार्ग कहते हैं। लेकिन वही राजमार्ग जब एक देश से दूसरे देश के राजमार्ग से जुड़ जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। ठीक है, ये तो आसान चीज है, आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए, इसमें जो है स्थलीय परिवहन में साधनों में सबसे ज्यादा सड़क मार्ग का उपयोग होता है। ठीक है, अधिकतम उपयोग होता है। छोटे से छोटा परिवहन स्थान हो, दूरी हो, एक घर से दूसरे घर तक की दूरी हो, या एक औद्योगिक क्षेत्र से बाजार की दूरी हो, सब जगह हम लोग क्या है, सड़क का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसी तरह सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, ये प्रश्न लघु उत्तरीय भी आ सकते हैं, आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए हमने यहां पर दे दिया है। सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, यहां पूछ सकता है कि सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक को विस्तार पूर्वक बताएं। तो आपको यहां लिखना है सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं: धरातल, कठोर धरातल, घनी जनसंख्या, खनिज एवं उद्योगों के केंद्र, सामाजिक एवं राजनीतिक कारण। इसको थोड़ा थोड़ा आप दो दो लाइन लिखोगे। देखो यहाँ पर हमने पिक्चर भी दे दिया, इस पिक्चर को दिमाग में सेट कर लो। इस प्रश्न का जवाब आप खुद ब खुद लिख दोगे। इसमें कहीं से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बस समझने की आवश्यकता है। सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, धरातल। धरातल में देखो हमने मैदानी क्षेत्र दिखाया है, मैदानी क्षेत्र में एक सड़क है। मैदानी क्षेत्रों में सड़क बनाना आसान होता है और लंबी लंबी सड़कें जो है मैदानी क्षेत्रों में तुरंत बना दिया जाता है। बजाते जैसे कि समुद्र या नदी को पार करना है, पुल बना रहे हैं, तो उस पुल को बनाने में देखते होगे कि बरसों बरस लग जाता है, साल 2 साल 3 साल लग जाता है बड़े बड़े पुल बनाने में। छोटे पुल बनाने में तो 2 साल लग ही जाता है, साल भर तो लग ही जाता है। और सड़क अगर जो हम बनाने के लिए उतर जाएं मैदानी भागों में, तो 1 साल में हम नहीं भी तो 10-15 किलोमीटर सड़क आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर धरातल में हम लिख देंगे। उसके बाद बलुआई क्षेत्र में सड़क बनाना कठिन है, बाढ़ के क्षेत्रों में सड़क बनाना कठिन है, वहाँ सड़क टूट जाती हैं, तो ये सब चीज़ हम लिखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क बनाना भी कठिन है। ठीक है, बना तो लेते हैं लेकिन कठिन है, बहुत कठिन। मैदानी क्षेत्र में अगर जो हम 10 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में पता चलेगा हम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ही क्षेत्र उतने ही समय में बना रहे हैं। ठीक है, तो बनाना कठिन है। दूसरा जो है कठोर धरातल। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में सड़क तो हम बनाते हैं, वो टिकाऊ होता है। ठीक है, वो टिकाऊ होता है, काफी टिकाऊ होता है, उसमें मेंटेनेंस कम लगता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में आप देखोगे कि मेंटेनेंस ज्यादा लगता है। मैदानी क्षेत्रों में आप देखते होगे कि कहीं सड़क दब जा रहा है, नीचे धंस जा रहा है,
कहीं पे टूट जा रहा खुद ब खुद, तो वो मैदानी क्षेत्रों में होता है। लेकिन पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि वो सड़क जो है बन गया तो बस बन गया, क्योंकि उसका आधार चट्टान से है, मजबूत है, ठीक है, तो वो टूटता नहीं है, धंसता नहीं है, बन गया तो बरसों बरस चलते रहता है। तीसरा जो है घनी जनसंख्या। देखो यहाँ पर एक जाल सा हम दिखाए हुए हैं सड़कों का। इस जाल में आप देख रहे हो कि एक सड़क के ऊपर से दूसरा सड़क जा रहा है, हाईवे है, एक सड़क के ऊपर से दूसरा हाईवे, तीसरा हाईवे। इस तरह की सड़कें आपको दिल्ली वगैरह में जाओगे तो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, या पटना जैसे छोटे शहर में भी अब देखने को मिल रहा है कि सड़क के ऊपर से एक हाईवे निकाल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वहां बहुत ज्यादा है, बहुत सारे शहर उस छोटे छोटे नगर कस्बा जो है उस नगर महानगर से जुड़े हुए हैं, तो वहां की आबादी बार बार उस शहर में, बड़े शहर में आ रही है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से भी जनसंख्या, घनी जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सड़कों का जाल अधिक मिलता है, ठीक है। उसके बाद खनिज एवं औद्योगिक केंद्र, जहां पे खनिज पदार्थ मिलता है, सोना चांदी हीरा मोती या फिर लोहा कोयला, वैसे स्थान पे भी जो है सड़कों का निर्माण किया जाता है। वहां पे हमने पिछली कक्षा में, पिछले अध्याय में हमने बताया था उद्योगों के निर्माण में कि जहां उद्योग खनिज पदार्थ मिलते हैं वहां पे उद्योग का निर्माण होता है। वहां पे उद्योग का निर्माण होगा तो उद्योग से लेकर बाजार तक का सड़क का निर्माण होगा। उद्योग और खनिज पदार्थ कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर पठारी क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, जंगल के क्षेत्रों में, वहां से सड़क बनाना, पठारी क्षेत्रों में सड़क बनाकर बाजार तक लाना, शहरों तक लाना एक कठिन काम है, लेकिन बनाने वो एक फैक्टर है, वो कारक है कि आपको बनाना आपकी मजबूरी है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण होती है धार्मिक, ठीक है, या फिर प्राचीन कोई जो है स्थलाकृति है उसके लिए। अब जैसे यहाँ पर हमने एक ताजमहल दिखाया, ताजमहल देखने के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं, पूरे विश्व से लोग आते हैं देखने के लिए, ठीक है। ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा, तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह बहुत सारे धार्मिक स्थल भी है, जैसे हिंदुओं का धार्मिक स्थल उत्तराखंड में आपको चले जाओ बहुत सारा है, तो उसी तरह मुस्लिमों का है, ईसाइयों का है। जहां जहां जिसका धार्मिक स्थल है वहां तक पहुंचने के लिए सड़क, वायु परिवहन या रेल परिवहन, सब चीज का उपयोग करते हुए हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर सड़क परिवहन में ये चारों कारण है, कारक है। कारक मीन्स हमने बताया था कारण होता, फैक्टर होता है। ये पांचों फैक्टर जो है सड़क परिवहन को बनाने के लिए मजबूर करता है मानव को, ठीक है। तो ये हो गया, इस पे आप इस सवाल का जवाब अच्छे से लिख दोगे। उसके बाद है विश्व में सड़क मार्गों का वितरण। विश्व में, यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं और एक नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि विश्व में सबसे ज्यादा, अभी हमने वस्तुनिष्ठ सवाल भी एक दिया कि सबसे ज्यादा लंबा सड़क परिवहन कहाँ पर है, तो यूएसए उसका उत्तर है। तो विश्व में जो सबसे, ये आपके एनसीईआरटी से मैंने लिया है, वर्तमान में ये चीज बदल गया, डाटा बदल गया है, ठीक है। विश्व में कुल मोटर वाहन संचालन जो है, सड़कों की लंबाई 150 लाख किलोमीटर है। इसमें 33% अकेले अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है 33%। उसके बाद सड़कों की लंबाई जो है प्रादेशिक, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्र वाइज अलग अलग होते जाता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अब अफ्रीका महाद्वीप में चले जाओ, वहां पर हर एक परिवहन, सड़क हो रेलवे हो, सब की वहां पर अभाव है, ठीक है। उसका कारण है आर्थिक है, ठीक है। उसके बाद महामार्ग, एक शब्द आता है महामार्ग सड़क में, और यहां से आपके लिए सवाल बनता है बच्चों। ये सवाल आप महामार्ग को विस्तार अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। यहां से सवाल बनता है दीर्घोत्तरीय, महामार्ग से क्या आशय है? विश्व के प्रमुख महामार्गों का संक्षेप में वर्णन करें। जितने भी विश्व में महामार्ग हैं उसका संक्षेप में आपको वर्णन करने के लिए आएगा, थोड़ा सा यहाँ रट लेना। इससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं, दीर्घोत्तरीय को लघुत्तरीय में, छोटा में भी पूछ सकता है, ठीक है। कैसे पूछेगा अभी हम बता देते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाले पक्की सड़क जो होती है वो यातायात का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, उसी को महामार्ग कहा जाता है। दूरस्थ, दूर दूर के स्थान एक ही सड़क से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि भारत में
सबसे लंबी सड़क बहुत ही ये रहा प्रचलित रहा कि NH7 जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है, लेकिन वर्तमान में बता दें बच्चों कि NH44 जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, तो ये चीज़ का हम बताएंगे। तो वो एक क्या है, वो बहुत सारे स्थानों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। उसके बाद जो है महामार्ग, इसको लिखोगे कि महामार्ग में क्या, रेल, पुल, लेन, फ्लाईओवर, बहुत सारा चीज बनेगा। महामार्ग का दोहरीकरण होता है, ये 80 फीट चौड़ा होता है, ये सब आप लिख दो। क्योंकि अब बस सड़क को देखो और लिखते जाओ कि सड़क पर हम चल रहे हैं तो वहाँ क्या है, डबल लेन मिलेगा, एक बाएं साइड से चलने के लिए, एक दाएं साइड से चलने के लिए। उसके बाद देखो कि वहाँ पुल भी मिलता है, पुल पर लिख दो कि वहाँ पुल मिलता है। वहाँ पर आपको ओवर ब्रिज हो गया, पुल हो गया नदियों पर। उसके बाद जो है उसका चौड़ाई जो होता है 80 फीट होता है। ठीक है, महामार्गों की चौड़ाई जैसे GT रोड वगैरह की आप देख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसे सड़क को ध्यान में रखते हुए लिखोगे, सवाल बहुत आसान होगा। और ये जो महामार्ग होता है सभी नगर को, एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ता है, और यहाँ तक कि आपको एयरपोर्ट को या फिर आपको पतन जो हो गया, समुद्री जहाज जहाँ पर उतरते हैं, ठीक है, वहां से सब जगह से ये महामार्ग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद विश्व के प्रमुख महामार्ग कौन कौन से हैं लिख दो। उत्तरी अमेरिका लिख दो, यूरोप लिख दो, चीन, भारत, किसी का नाम लिख दो, वहां पर लिख दो कि ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हमने यहाँ पिक्चर दे रखा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये। यहाँ पर ये लाल रंग से ये जो देख रहे हो ये कनाडा है, ये USA है। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिको है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इतना विकसित ये महाद्वीप है कि ये कनाडा, USA के पूर्वी क्षेत्र से लेकर पश्चिमी क्षेत्र तक एक ही सड़क लाइन से जोड़ दिया गया है। कनाडा के उत्तरी भाग से मैक्सिको के दक्षिणी भाग तक पूरे के पूरे एक सड़क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपके NCERT बुक में दिया गया है कि विकास कर रहा है, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से विकसित हो गया। तो ये चीज जो है पूरब से पश्चिम एक पूरे महाद्वीप को जोड़ने का सड़क से काम हो रहा है। तो इसी चीज को कहते हैं महामार्ग। वो तो मार्ग है ही, लेकिन वो महा हो गया, महा से जोड़ देने से बहुत विशाल हो जाता है। ठीक है, तो वो महामार्ग हो गया। तो अटलांटिक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से महामार्ग हैं। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, अलास्का महामार्ग, पान अमेरिकन महामार्ग। ठीक है, तो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो होता है वैंकूवर नगर को सेंट जॉन्स नगर से जोड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल इन तीनों महानगरों के जो ये है, ये तीनों से पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा शहर ट्रांस कैनेडियन महामार्ग को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैंकूवर नगर और सेंट जॉन्स नगर। इसे याद करना होगा आपको। उसके बाद अलास्का महानगर पूछ देगा कि अलास्का महानगर में कौन कौन से दो शहरों को जोड़ता है। तो वहां पर लिखना होगा एडमंटन नगर और एंकोरेज नगर। ठीक है, एडमंटन नगर जो है कनाडा में है और अलास्का में है एंकोरेज नगर। ठीक है, उसके बाद पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में, कि पान अमेरिकन महामार्ग, ठीक है, यह किन दो शहरों को जोड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप को परस्पर जोड़ता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। ये पान अमेरिकन महाद्वीप अभी निर्माण काल है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये भी अब बहुत ज्यादा निर्मित भी हो गया है, अब आने वाले समय में और निर्मित हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमने बताया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लिख दिए, अब यूरोप लिख दो। ठीक है, कितना आसान है। यूरोप महाद्वीप में जो है ये देखो, ये मानचित्र जो है यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीप का है। ठीक है, तो यूरोप आप जानते हो कि यूरोप महाद्वीप सबसे बहुत ज्यादा विकसित महाद्वीप है। वहां का प्रत्येक देश विकसित देश है। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जितने भी नाम ले लो, नॉर्वे सब वहीं पे है, यूरोप में ही है। ठीक है, तो वो काफी विकसित है। जहां विकसित होगा, जहां पर पैसा होगा, वहां रोड, सड़क, यातायात की बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं होगी। तो यूरोप में जो है यूराल के पश्चिम में स्थित यूरोपियन रूस
से महामार्ग जो है सघन जाल बनाता है और ये मॉस्को को जोड़ता है। ठीक है, मॉस्को यूरोप का, रूस का जो है राजधानी है, उसको जोड़ता है। उसके बाद तीसरा लिख दो चीन। चीन में एक पूछ देता है क्रिस क्रॉस रोड कहाँ बनता है, तो वो आप लिखोगे चीन में। क्रिस क्रॉस जीसस क्राइस्ट जो है क्रिस क्रॉस ऐसे रहता है। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस, तो वो कहाँ बनता है, तो वो चीन में बनता है। किनके किनके जुड़ने से, तो सांसो, संघाई, ग्वांगजाओ, बीजिंग को आपस में जोड़ने से क्रिस क्रॉस रोड बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो चीन है, ठीक है, यहाँ से ऐसे फिर ये ऐसे, इस तरह से क्रिस क्रॉस रोड यहाँ पर चीन में निर्मित होता है। चीन जो है बहुत धूर्त देश है, सड़क मार्ग से प्रयास कर रहा है तिब्बत को कब्जा कर लें। भारत के क्षेत्र को भी चीन अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में चीन सड़क बना रहा है, तो वो धूर्त देश है, वो प्रयास करता है कि किसी देश में घुस के सड़क बना लें और उस देश को कब्जा कर लें। तो वही काम कर रहा है तिब्बत में भी। ठीक है, चेगडू को लहासा से जोड़ रहा है तिब्बत क्षेत्र को। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अफ्रीका महाद्वीप में, चूंकि अफ्रीका एक गरीब महाद्वीप है, वहाँ सड़कों का महामार्ग बहुत कम है। जो भी है एक दो उसे याद भी कर लो आप। एल्जर नगर, कोनाक्री नगर, ठीक है, कैरो, केप टाउन, ये तीनों एक दूसरे को महानगर से ये जोड़ रहा है। उसके बाद भारत में आ जाओ। भारत के लिए हमने बताया कि दूसरी पुस्तक जो है वहाँ परिवहन एवं संचार, जब भारत हम पढ़ाएंगे भारत का, तो उसमें हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर जो है भारत में 52.3, ठीक है, 52.32 लाख किलोमीटर जो है सड़क अभी भारत की कुल लंबी सड़क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अन्य सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग मीन्स हम लोग NH के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे। उसके बाद राज्य राजमार्ग जिसे हम लोग SH के नाम से जानते हैं, स्टेट हाईवे। ठीक है, अन्य में तो हम लोग जो जिसको बाईपास बोलते हैं वो अन्य सड़कें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग में आपके NCERT बुक में दे रहा आज भी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है। लेकिन इसमें बदलाव हुआ है बच्चों, इस पर आप देख लेना, ये 44 NH हो गया है। ठीक है, एक और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इस पे भी इसे भी याद कर लो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, वो जो है भारत के चारों महानगर नई दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, चारों को जोड़ता है। ठीक है, चारों कोनों को। देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो भारत का मैंने मानचित्र यहाँ पर दिया है, ये मुख्य रूप से सड़क को दिखा रहा है। ठीक है, इस सड़क में आप देखोगे कि जो आपका NH44 है वो बिल्कुल उत्तर से लेकर बिल्कुल दक्षिण में जाकर जुड़ रहा है, और ये जो है आपको जम्मू कश्मीर से जोड़ते हुए कन्याकुमारी तक जा रहा है। और जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है वो दिल्ली से आकर यहाँ पर मुंबई, फिर मुंबई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, फिर कलकत्ता से दिल्ली, इस तरह से ये स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना जुड़ रही है एक दूसरे को। उसके बाद आ जाइए रेल मार्ग। रेल मार्ग में सड़क परिवहन समाप्त हुआ बच्चों। रेल मार्ग में हम लोग देखेंगे कि रेल मार्ग का सबसे पहले शुरुआत, चूंकि रेल मार्ग आधुनिक युग का है, जब मोटर जो इंजन का निर्माण हुआ उसके बाद रेलगाड़ी का निर्माण हुआ। रेलगाड़ी सबसे पहले इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 1825 में इंग्लैंड में स्टॉक टाउन से डार्लिंग के बीच में सबसे पहला रेलगाड़ी चलाया गया था। ठीक है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा लंबा रेल मार्ग अब है पूरे विश्व में, लगभग 13 लाख किलोमीटर है, और इसमें भी 5.2 तो सिर्फ अमेरिका कब्जाए हुए। उत्तरी अमेरिका में 5.2 लाख किलोमीटर लंबा उत्तरी अमेरिका है, तो 4.4 जो लाख जो है यूरोप महाद्वीप में, वो यूरोप महाद्वीप में 4.4 लाख है। उसके अलावा जो 3.5 लाख बच जाता है उसमें पूरा विश्व है। सोच लो कि कितना अमेरिका जो है डेवलप है। इसमें यहाँ पर एक सवाल और लघु उत्तरीय पूछ सकता है, रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक
पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। तो किसी भी रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक धरातलीय स्वरूप, जलवायु, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक। वही जो सड़क में हमने दिया था, सड़क परिवहन में, वही कारक इसमें भी आप जोड़ देना कि स्थलीय स्वरूप है। यहाँ पर जो है पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना कठिन है, मैदानी भागों में आसान है। ठीक है, जलवायु के अनुसार, अब जैसे कि किसी क्षेत्र का जो है जलवायु अगर जो दलदली है, क्षेत्र का जो वहाँ का जो है रेगिस्तानी है क्षेत्र, वहाँ रेलवे मार्ग बनाना कठिन है। आर्थिक कारक में पैसा है तभी आप रेल मार्ग बना सकते हो, जैसे अफ्रीका में आज भी रेल मार्ग की बहुत कमी है। राजनीतिक कारक, अब सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल चलाना या सड़क बनाना, चूँकि सीमा सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है तो वो एक राजनीतिक कारण होता है। ठीक है, ये सब लिख दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है रेल मार्ग के प्रकार। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं आप लोग सुने होंगे, बड़ी लाइन, छोटी लाइन। ठीक है, रेल मार्गों में तो ये बड़ी लाइन, छोटी लाइन जो है क्या है, तो पटरियों के बीच की दूरी रेल मार्ग में देखते हो पटरी। ठीक है, रेल गाड़ी, रेल मीन्स होता है बच्चों वो पटरी जो होता है वो रेल होता है, उसमें चलने वाली गाड़ी होती है। तो रेल की दूरी और पटरियों के बीच की दूरी के अनुसार जो है रेल मार्ग को हम लोग 1, 2, 3, 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे बड़ा जो रेल मार्ग होता है, बड़ी लाइन कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज। इसके बीच की पटरियों की दूरी 1.5 मीटर होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है मानक लाइन, स्टैंडर्ड गेज, इसके बीच की पटरियों की दूरी जो 1.44 मीटर होता है। उसके बाद तीसरा होता है मीटर लाइन, मीटर गेज, इसके पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होता है। चौथा होता है छोटी लाइन, नैरो गेज, नैरो गेज में पटरियों की दूरी 1 मीटर से भी कम होता है, ये करीब करीब 0.67 मीटर होता है। तो इसको याद कर लोगे। उसके बाद जो आता है बच्चों विश्व के प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, विश्व में जो प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पारा कैनेडियन रेल मार्ग, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से आपको लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं। उसको आप कैसे लिखोगे यहाँ पर देख लो। प्रश्न आएगा आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है कहाँ ये जान लो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है रूस, ठीक है, एशिया महाद्वीप में रूस नामक एक देश है, वहीं पे है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आप मानचित्र उठाकर देख लो, एटलस में देखो कि रूस कहाँ पर है। आप देखोगे कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में रूस है। ठीक है, उसी रूस में ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये पूरब से लेकर पश्चिम तक ये रेल मार्ग विस्तारित है, फैला हुआ है। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व में, विश्व का ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9332 किलोमीटर है। यह प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर ये है, प्रशांत महासागर में से लेकर ये आपको मॉस्को को पार करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह, ये यहाँ पर जो आखिरी पॉइंट देख रहे हो ये सेंट पीटर्सन बंदरगाह है, यहाँ तक की दूरी है। कितनी दूरी है? 9332 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि रूस तो जान ही रहे हो कि बहुत बड़ा देश है, तो पूरे रूस को पूरब से पश्चिम मिलाने वाला ये सड़क है। इसकी दूरी है 9332 किलोमीटर। ठीक है, इस रेल मार्ग के बीच में जो है बच्चों यूराल पर्वत आता है, ओब और येनिसी नाम की 2 नदियां मिलती है। ये दोनों तीनों जो है विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे याद रखना। यूराल पर्वत, ओब, येनिसी नदी। ठीक है, यूराल पर्वत है, ओब और येनिसी नदी है। ठीक है, इसको आप जरूर लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है, चूंकि कोई भी जानते हो कि किसी भी सड़क से लिंक रोड बहुत सारा जुड़ता है,
तो लिंक रोड बहुत सारा जुड़ा हुआ है दक्षिण से, तो उसमें आप लिख देना यूक्रेन से ओडेसा एक नाम का यूक्रेन में जगह है, कैस्पियन तट पर बाकू से, उसके बाद ताशकंद में उज्बेकिस्तान से, उसके बाद उलन बटोर में, तथा चीन से शेनयांग एवं बीजिंग की ओर से आता हुआ सड़क भी यहाँ पर जुड़ रहा है। किसमें? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में। उसमें इसके बाद इसको विस्तार करना यहाँ पर कि रेल मार्ग जो है, यह रेल मार्ग मॉस्को कौन कौन सा शहर इसको जोड़ रहा है उसको भी आप लिख देना, जैसे कि मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिविस्क, चिता, खबरोवास्क इत्यादि जितने भी शहर हैं ये सब इस ट्रांस कैनेडियन जो रेल मार्ग है इससे जुड़ रहे हैं। उसके बाद साइबेरिया पर इसमें जो है, उसके बाद जो है पर्यटन के लिए साइबेरिया क्षेत्र जो है आज के डेट में, कभी साइबेरिया क्षेत्र जो था मरुभूमि था बच्चों, वहाँ पर लोग आना जाना बहुत कम करते थे, लेकिन जब से ये रेल मार्ग बना है तब से वहाँ पर एक पर्यटन क्षेत्र हो गया है और व्यापारिक आर्थिक दृष्टि कौन से भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखना कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की आर्थिक महत्व, ठीक है। आर्थिक महत्व में लिखोगे कि साइबेरिया क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ कोई जाते नहीं थे। अब जैसे कि झारखंड में देखो, झारखंड में अगर जो टाटा टिस्को जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनती और उसे जंगली क्षेत्र ही छोड़ दिया जाता, तो क्या वहाँ रेल और सड़क का विकास होता? और रेल सड़क का विकास नहीं होता तो क्या झारखंड विकसित होता, या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा जैसे मतलब कि उस पठारी क्षेत्र का विकास होता? नहीं होता। तो विकास का कारण था कि वहाँ रेल सड़क का विकास हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री का वहाँ विकास हुआ। तो इंडस्ट्री लगना और सड़क रेल का विकास होना ये सब आर्थिक महत्व को दर्शाता। वही काम हो गया आपको साइबेरिया में भी, ठीक है। इस चीज़ को लिख देना इसे विस्तार पूर्वक बच्चों। उसके बाद वहाँ के साइबेरिया क्षेत्र का जो बहुमूल्य वहाँ का जो क्या कहते हैं कृषि हो गया, औद्योगिक बस्तियाँ हो गई, वहाँ सघन बसाव हो गया, ये सब आप आर्थिक क्षेत्र में लिख देना। जितने भी आपको दिखता समझ में आता है उसे लिख देना। आप अपने आसपास के माहौल को देखते हुए उसे लिख सकते हो, ठीक है, कि जमशेदपुर में किस तरह का व्यापार क्षेत्र विकसित हुआ, तो वहाँ पर जनसंख्या का बसा हुआ, नगर का बसा हुआ, वहाँ पर सड़कों का विकास हुआ, है ना। ये सब आप लिख देना विस्तार पूर्वक। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं कि जो कि बीच बीच में हमने बताया है, फिर भी एक दो गो एग्जाम्पल में हम दे दिए हैं आप लोगों को। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है, तो ये आप लिख देना। उसके बाद ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट्स जुड़ता कहाँ किससे जुड़ता है, तो इसे आप देख लेना, इसे लिख देना। डार्विन मेलबोर्न को जुड़ता है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व, सबसे ज़्यादा जाल कहाँ है रेल मार्ग का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अभी हमने बताया कि 5.2 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप इसे देख लेना। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ सभी। इसे मैं इसी पहला भाग यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ इस अध्याय का। इसमें जो है अब नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे इसे विस्तार पूर्वक, ठीक है। और इसे आप एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास देख लेना। और एक चीज़ और बता दें कि कोई भी समस्या आता है, कोई सवाल आता है, तो गया गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल में आप सवाल पूछ सकते हो हमसे। और इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं फिर। धन्यवाद, जय हिंद।